एक मिनट रुको। अगर तुम्हारी लाइफ बिल्कुल परफेक्ट है, अगर तुम्हें कभी फील नहीं होता कि लोग तुम्हारे साथ मैनिपुलेट कर रहे हैं, अगर हर रिश्ता, हर फ्रेंडशिप, हर ऑफिस की पॉलिटिक्स तुम्हें क्रिस्टल क्लियर समझ आती है, तो ईमानदारी से बोलूं, यह वीडियो तुम्हारे लिए नहीं है। तुम अभी स्क्रॉल कर सकते हो, अगली वीडियो पर जा सकते हो। सच में मैं रोकूंगा नहीं। लेकिन अगर तुम उन 90% लोगों में से हो जो हर रात सोने से पहले एक ही सवाल सोचते हैं, वो ऐसा क्यों बोला, वो मुझसे ऐसे बिहेव क्यों करती है, मैं हर बार रिश्तों में सेम मिस्टेक क्यों दोहराता हूं, तो रुक जाओ, क्योंकि अगले चंद मिनट तुम्हारी सोचने की पूरी दिशा बदल सकते हैं। और मैं ये लाइन हल्के में नहीं बोल रहा। साल था 1964। एक साइकेट्रिस्ट था, नाम एरिक बर्न। उसने एक किताब लिखी, नाम रखा गेम्स पीपल प्ले। और उस किताब ने दुनिया को एक ऐसी चीज सिखाई जो आज तक स्कूल कॉलेज में कोई नहीं सिखाता, कि हम इंसान अपने रिश्तों में, अपनी बातचीत में बिना जाने एक गेम खेलते हैं। और सबसे डरावनी बात यह है, हमें पता ही नहीं चलता कि हम खेल रहे हैं। हम सोचते हैं हम बस बात कर रहे हैं, जबकि असल में हम एक स्क्रिप्ट फॉलो कर रहे होते हैं जो हमने खुद कभी नहीं लिखी। सोचो, तुम्हारा कोई दोस्त है जो हर बार एडवाइस मांगता है। तुम पूरी मेहनत से उसे सॉल्यूशन देते हो और वो हर बार बोलता है, हाँ भाई, बट ये तो पॉसिबल नहीं है। हाँ, बट मेरे केस में ये काम नहीं करेगा। हर बार एक बट। और आखिर में तुम थक जाते हो, फ्रस्ट्रेट हो जाते हो, और वो दोस्त फिर वैसा ही रहता है जैसा था, कुछ नहीं बदलता। या सोचो, तुम्हारा कोई कलीग है जो हमेशा विक्टिम बनकर बात करता है। मेरे साथ हमेशा ऐसा ही होता है, बॉस मुझे कभी प्रमोट नहीं करेगा, मेरी किस्मत ही खराब है। और तुम हर बार उसे सांत्वना देते हो, उसकी मदद करते हो, लेकिन फिर भी कुछ नहीं बदलता। महीने बीत जाते हैं, साल बीत जाते हैं, और वही कहानी चलती रहती है। या फिर सोचो अपने घर की बात, कोई रिश्तेदार, कोई पेरेंट जो हर बात में गिल्ट डाल देता है। अगर तुम मुझसे प्यार करते तो ये करते, मैंने तुम्हारे लिए इतना किया और तुम ये भी नहीं कर सकते। और तुम हर बार वही करते हो जो वो चाहते हैं, सिर्फ इसलिए ताकि वो गुस्सा ना हो। ये पैटर्न पहचान में आता है? अगर तुमने ये कहीं भी देखा है, अपने रिश्ते में, अपनी फैमिली में, अपने ऑफिस में, तो मैं तुम्हें बताता हूं, तुम अकेले नहीं हो। ये कोई तुम्हारी कमजोरी नहीं है, ये एक पैटर्न है। और पैटर्न को समझा जा सकता है, तोड़ा जा सकता है। और यही वो चीज है जो एरिक बर्न 50 साल पहले एक्सप्लेन कर चुके थे, जब स्मार्टफोन तक नहीं थे, इंस्टाग्राम तक नहीं था, फिर भी इंसानी दिमाग वही गेम्स खेल रहा था जो आज खेल रहा है। अब यहां थोड़ा रुककर एक बात पूछनी है, और जरा ईमानदारी से जवाब देना, खुद से जोर से बोलने की जरूरत नहीं। पिछले एक हफ्ते में तुमने कितनी बार किसी को गिल्ट दिलाया? कितनी बार किसी कन्वर्सेशन में विक्टिम की तरह बिहेव किया ताकि सामने वाला तुम्हें सॉरी फील कराए? अगर जवाब है एक बार भी नहीं, तो शायद तुम इंसान नहीं, कोई साधु संत हो। और उस केस में मुझे तुम्हारा ऑटोग्राफ चाहिए। मजाक कर रहा हूं, लेकिन सच यही है, हम सब बिना जाने ये गेम्स खेलते हैं। और आज की ये वीडियो तुम्हें वो मिरर दिखाएगी जो तुमने कभी अपने सामने नहीं रखा। और मैं तुमसे एक प्रॉमिस करता हूं, जो चीज मैं आगे बताने वाला हूं, उसके बाद तुम अपने आसपास के लोगों को, अपनी हर कन्वर्सेशन को बिल्कुल अलग नजर से देखोगे। यह सिर्फ एक बुक समरी नहीं है, यह एक टूल है जिससे तुम अपनी जिंदगी के सबसे टॉक्सिक पैटर्न्स को पहचान सकते हो और उनसे बाहर निकल सकते हो। तो अगर तुम रेडी हो एक अनकंफर्टेबल सच्चाई सुनने के लिए, चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले एक बेसिक कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है, जिसे एरिक बर्न ने ट्रांजैक्शनल एनालिसिस कहा। इसका मतलब है, जब भी दो लोग बात करते हैं, वो असल में 3 अलग अलग स्टेट्स से बात करते हैं। इन्हें कहा जाता है पेरेंट, एडल्ट और चाइल्ड। पेरेंट स्टेट वो है जब तुम किसी को जज करते हो, लेक्चर देते हो, रूल्स बताते हो, बिल्कुल वैसे जैसे तुम्हारे माँ बाप बचपन में बोलते थे। ऐसा नहीं करना चाहिए, तुम्हें यह करना चाहिए।
मेरे जमाने में ऐसा नहीं होता था। चाइल्ड स्टेट वो है जब तुम इमोशनली रिएक्ट करते हो, गुस्सा, जिद, डर या फिर मासूमियत से। जब कोई तुम्हें डांटे और तुम अंदर से छोटे बच्चे जैसे फील करो, वो चाइल्ड स्टेट है। और तीसरी सबसे पावरफुल स्टेट, एडल्ट। ये वो स्टेट है जहां तुम लॉजिक से सोचते हो, फैक्ट से सोचते हो, बिना इमोशन में बहे सिचुएशन को क्लियरली समझते हो। अब यहां एक ट्विस्ट है, और जरा ध्यान से सुनना क्योंकि यही पूरी किताब की नींव है। ज्यादातर टॉक्सिक रिलेशनशिप्स, टूटी हुई फ्रेंडशिप्स और खराब प्रोफेशनल इंटरेक्शंस तब होते हैं जब दो लोग एडल्ट स्टेट से बात नहीं कर रहे होते। एक पेरेंट बनकर लेक्चर दे रहा है, दूसरा चाइल्ड बनकर रिएक्ट कर रहा है। और यहीं से शुरू होता है गेम। गेम क्या है एग्जैक्टली? बर्न के मुताबिक गेम एक ऐसी सीरीज ऑफ इंटरेक्शंस है जिसमें एक हिडन मोटिव छुपा होता है, और आखिर में दोनों लोगों को एक प्रेडिक्टेबल बैड फीलिंग मिलती है। मतलब पता होते हुए भी कि अंत बुरा होगा, हम बार बार वही पैटर्न दोहराते हैं। क्यों? क्योंकि इंसान का दिमाग अटेंशन चाहता है, चाहे वो पॉजिटिव अटेंशन हो या नेगेटिव। और कई बार नेगेटिव अटेंशन भी दिमाग के लिए कुछ नहीं से बेहतर लगती है। ये सुनने में अजीब लगता है, लेकिन सच यही है। इंसान अकेलेपन से ज्यादा डरता है बजाय ड्रामा के। अब मैं तुम्हें किताब के 5 सबसे कॉमन गेम्स बताता हूं जो शायद तुम्हारी लाइफ में भी चल रहे हो अभी इसी वक्त, इसी हफ्ते। पहला गेम, व्हाई डोंट यू यस बट। ये गेम उस दोस्त वाला है जिसकी बात मैंने शुरुआत में की। कोई व्यक्ति तुमसे एडवाइस मांगता है, तुम सॉल्यूशन देते हो, वो बोलता है हां बट। तुम दूसरा सॉल्यूशन देते हो, फिर से हां बट। ऐसा तब तक चलता रहता है जब तक तुम थककर हार नहीं मान लेते। सच्चाई यह है, वो व्यक्ति सॉल्यूशन नहीं चाहता, उसे तो सिर्फ यह साबित करना है कि कोई मेरी मदद नहीं कर सकता, ताकि वो अपनी जिम्मेदारी से बच सके। एक रियल लाइफ एग्जाम्पल सोचो। एक कॉलेज स्टूडेंट है, नाम राहुल। हर हफ्ते दोस्तों से पूछता है, यार मेरी प्लेसमेंट की तैयारी नहीं हो रही, क्या करूं? दोस्त बोलता है, मॉक इंटरव्यू दे। राहुल बोलता है, यार बट टाइम नहीं मिलता। दोस्त बोलता है, ऑनलाइन कोर्स कर ले। राहुल बोलता है, यार बट पैसे नहीं है। ये चलता रहता है महीनों तक। असल में राहुल को सॉल्यूशन नहीं चाहिए, उसे सिर्फ ये सुनना है कि अरे यार तुम्हारी सिचुएशन जेन्युइनली मुश्किल है, ताकि वो एक्शन लेने से बच सके। अब खुद से पूछो, क्या तुम कभी इस गेम का हिस्सा रहे हो? शायद एडवाइस देने वाले की तरह, या शायद जरा ईमानदारी से रहो, राहुल की तरह। दूसरा गेम, इफ इट वेरंट फॉर यू। ये गेम रिश्तों में सबसे ज्यादा दिखता है। कोई इंसान अपनी हर असफलता के लिए किसी और को ब्लेम करता है। अगर तू नहीं होता तो मैं ये कर लेता, मेरे मां बाप ने मना किया इसलिए मैं वो सपना पूरा नहीं कर पाया, मेरे पार्टनर की वजह से मैं करियर में आगे नहीं बढ़ पाया। लेकिन सच्चाई, गहराई में जाकर देखो तो पता चलता है वो इंसान खुद उस चीज से डरता है। ब्लेम करना एक बहाना है रिस्क ना लेने का। एक लड़की सोचो, नाम प्रिया। वो हमेशा बोलती है, मेरे हस्बैंड ने कभी सपोर्ट नहीं किया इसलिए मैंने अपना बिजनेस शुरू नहीं किया। लेकिन रियलिटी ये है, प्रिया खुद अंदर से डरती है फेल होने से। हस्बैंड तो बस एक कन्वीनियंट एक्सक्यूज है। ये सुनने में क्रूएल लग सकता है, लेकिन ये वही सच्चाई है जो किताब बताती है, और शायद यही वो सच्चाई है जो तुम्हें आज तक किसी ने डायरेक्टली नहीं बताई। तीसरा गेम, नाउ आई गॉट यू, यू साइन ऑफ अ। नाम थोड़ा हार्श है लेकिन कॉन्सेप्ट बेहद जरूरी है। यह सबसे डेंजरस गेम है और ऑफिस पॉलिटिक्स में सबसे ज्यादा खेला जाता है। इस गेम में एक इंसान जानबूझकर वेट करता है दूसरे की एक गलती पकड़ने के लिए, और जैसे ही गलती मिलती है, बूम, पूरा गुस्सा, पूरा फ्रस्ट्रेशन उस एक मौके पर निकाल देता है। ऑफिस में एक बॉस सोचो जो एक एम्प्लॉय से नाराज है किसी पर्सनल रीजन से, लेकिन डायरेक्टली कुछ नहीं बोलता। वो वेट करता है जब तक एम्प्लॉय से कोई जेन्युइन मिस्टेक ना हो जाए, और जैसे ही मिस्टेक होती है पूरी मीटिंग में बेइज्जत कर देता है
मुझे पता था तुमसे कुछ नहीं होगा। ये तुम्हारी आदत है गलतियां करने की। क्या ये फैमिलियर लग रहा है? शायद तुम्हारे साथ हुआ हो, या शायद ईमानदारी से तुमने भी किसी के साथ ऐसा किया हो। चौथा गेम, और ये थोड़ा ट्रिकी है, वुडन लेग। इसका मतलब है कोई इंसान अपनी किसी कमजोरी, किसी पुरानी तकलीफ को एक्सक्यूज की तरह इस्तेमाल करता है, हमेशा के लिए। जैसे किसी की टांग लकड़ी की हो और वो हर बार बोले, मैं दौड़ नहीं सकता, मेरी टांग लकड़ी की है, भले ही अब उसे ठीक होने का मौका मिल चुका हो। एक बॉय सोचो, नाम अर्जुन। स्कूल में उसका एक बुरा ब्रेकअप हुआ था और आज 10 साल बाद भी वो हर नए रिश्ते में बोलता है, मैं कमिट नहीं कर सकता, मेरा पास्ट ट्रॉमेटिक रहा है। शुरू में यह सच था, एक जेन्युइन पेन था, लेकिन अब ये एक कंफर्टेबल एक्सक्यूज बन चुका है, कमिटमेंट से बचने का, वल्नरेबल होने से बचने का। दर्द असली था, लेकिन अब वो दर्द एक शील्ड बन चुका है। और पांचवां गेम, सी व्हाट यू मेड मी डू। ये गेम बहुत सूक्ष्म है, बहुत सटल। इसमें एक इंसान अपनी हर गलती, अपने हर गुस्से के आउटबर्स्ट को दूसरे इंसान पर डाल देता है। तूने मुझे इतना तंग किया, इसलिए मैंने चिल्लाया, तेरी वजह से मैंने ये गलत डिसीजन लिया। जिम्मेदारी कभी खुद नहीं ली जाती। एक पार्टनर सोचो जो हर फाइट के बाद बोलता है, देख तूने मुझे इतना इरिटेट किया, इसलिए मैंने वो हर्टफुल बात बोल दी। जबकि सच ये है, बोलने का चॉइस हमेशा उसका अपना था। किसी ने जबरदस्ती उसकी जुबान नहीं पकड़ी थी। और एक छठा पैटर्न भी है जो शायद तुम्हारी जनरेशन में सबसे ज्यादा दिखता है। हालांकि किताब में इसका नाम अलग है, लेकिन कॉन्सेप्ट सीधा उसी थ्योरी से निकलता है। इसे कहते हैं ड्रामा ट्रायंगल। इसमें 3 रोल होते हैं, विक्टिम, प्रोसिक्यूटर और रेस्क्यूअर। मतलब एक इंसान खुद को हमेशा पीड़ित दिखाता है, एक इंसान हमेशा दोषी ठहराया जाता है, और एक इंसान हमेशा बचाने वाला बनता है। और मजेदार बात यह है, ये तीनों रोल्स एक ही रिलेशनशिप में बदलते रहते हैं। आज तुम रेस्क्यूअर हो, कल वही इंसान तुम्हें प्रोसिक्यूटर बना देगा, और परसों तुम खुद विक्टिम बन जाओगे। सोशल मीडिया पर यह गेम रोजाना खेला जाता है। कोई इंस्टाग्राम पर स्टोरी डालता है, इनडायरेक्टली किसी को टारगेट करते हुए, बिना नाम लिए। फॉलोअर्स कमेंट करते हैं, कौन है ये बेचारा जिसने तुम्हें हर्ट किया। और अचानक एक पर्सनल इशू एक पब्लिक ड्रामा बन जाता है, जहां हर कोई ना कोई रोल प्ले कर रहा होता है। अगली बार जब तुम खुद को किसी ग्रुप चैट में या किसी फैमिली ड्रामा में बार बार बेचारा फील करते पाओ, या किसी को बचाने के लिए ओवरली इन्वॉल्व होते पाओ, रुक कर सोचना, कहीं तुम इस ट्रायंगल का हिस्सा तो नहीं बन गए। एक एग्जाम्पल लेते हैं इसका भी, ताकि बात पूरी तरह क्लियर हो जाए। एक ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स सोचो, जिसमें एक लड़की है, नाम स्नेहा, जो हमेशा किसी ना किसी प्रॉब्लम में होती है। कभी बॉयफ्रेंड से फाइट, कभी फैमिली इशू, कभी जॉब की टेंशन। और उसकी बेस्ट फ्रेंड नाम अंजलि हमेशा उससे रेस्क्यू करने के लिए दौड़ती है। रात को 2 बजे कॉल पर बात करना, हर बार अपना टाइम, अपनी एनर्जी देना। शुरुआत में यह केयरिंग लगता है, लेकिन महीनों बाद अंजलि खुद बर्नआउट फील करने लगती है। और एक दिन जब वो थोड़ी दूरी बनाती है, स्नेहा उसे सेल्फिश बोल देती है, और अचानक अंजलि खुद प्रोसिक्यूटर बन जाती है इस स्टोरी में, जबकि उसने सिर्फ अपने लिए एक बाउंड्री सेट की थी। यही है ड्रामा ट्रायंगल की असली पावर। ये रोल्स इतनी स्मूथली बदलते हैं कि किसी को पता ही नहीं चलता कि वो कब कौन सा किरदार निभा रहा है। अब एक पैटर्न नोटिस करो, और ये सबसे इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है इस पूरी वीडियो का। इन 5 गेम्स में एक चीज कॉमन है, एक हिडन एजेंडा, जिम्मेदारी से बचने की कोशिश, और एक प्रेडिक्टेबल नेगेटिव एंडिंग। और सबसे बड़ी बात, दोनों लोग बिना जाने बार बार यही साइकिल दोहराते हैं, क्योंकि दिमाग को फैमिलियर पेन, अननोन पीस से ज्यादा कंफर्टेबल लगता है। सुनने में उल्टा लगता है ना, कि दर्द भी दिमाग को कंफर्टेबल लग सकता है, लेकिन यही सबसे बड़ी सच्चाई है जो ये किताब हमें बताती है। यहां एक सवाल पूछता हूं, और जरा रुककर सोचना।
अगर तुम्हें पता चल जाए कि तुम्हारी सबसे बड़ी टॉक्सिक रिलेशनशिप या तुम्हारी सबसे बड़ी ऑफिस की प्रॉब्लम असल में एक गेम है जिसके रूल्स प्रिडिक्टेबल हैं, तो क्या तुम उसे तोड़ने की कोशिश करोगे या फिर उसी कंफर्ट जोन में रहना पसंद करोगे क्योंकि कम से कम वो फैमिलियर है? इस सवाल का जवाब अगले कुछ मिनटों में तुम्हें खुद मिल जाएगा, क्योंकि अब सबसे जरूरी हिस्सा आता है, इन गेम्स से बाहर कैसे निकलें। और यहां मैं तुम्हें वो नहीं बताऊंगा जो हर मोटिवेशनल वीडियो बताती है, जैसे पॉजिटिव सोचो या टॉक्सिक लोगों को छोड़ दो। नहीं, यह किताब उससे कहीं ज्यादा प्रैक्टिकल, कहीं ज्यादा साइकोलॉजिकली सही सॉल्यूशन देती है। एरिक बर्न का जवाब बहुत सिंपल है, लेकिन प्रैक्टिस में सबसे मुश्किल। तुम्हें अपनी एडल्ट ईगो स्टेट में वापस आना होगा, बार बार, हर कन्वर्सेशन में। मतलब जब भी कोई कन्वर्सेशन इमोशनल हो रहा हो, जब भी तुम्हें लगे कि कोई तुम्हें गिल्ट दिला रहा है, विक्टिम बनकर बात कर रहा है या तुम्हें प्रोवोक करने की कोशिश कर रहा है, एक पॉज लो। सिर्फ 2 सेकंड का पॉज इतना काफी है। खुद से पूछो, क्या मैं अभी लॉजिक से सोच रहा हूं या मैं रिएक्ट कर रहा हूं? एक प्रैक्टिकल तरीका बताता हूं। अगली बार जब कोई दोस्त तुमसे एडवाइस मांगे और हर सॉल्यूशन पर हां बट बोले, एक लाइन याद रखना, सिर्फ इतना बोल देना, लगता है तुम्हें अभी सॉल्यूशन नहीं, सिर्फ सुना जाना चाहिए, बोलो मैं सुन रहा हूं। इतना बोलते ही गेम टूट जाता है, क्योंकि तुमने हिडन एजेंडा को पकड़ लिया और उसे ओपनली बोल दिया, बिना जज किए। फैमिली सिचुएशंस में भी यही काम करता है। अगली बार जब कोई तुम्हें गिल्ट दिलाए, अगर तुम मुझसे प्यार करते तो ये करते, तो इमोशनली रिएक्ट करने की बजाय एक ब्रीथ लो और पूछो, तुम असल में मुझसे क्या चाहते हो? डायरेक्टली बताओ। ये एक सेंटेंस तुम्हें चाइल्ड स्टेट से निकालकर एडल्ट स्टेट में ले आता है, और सामने वाले को भी। और ऑफिस में जब कोई तुम्हारी गलती पर हद से ज्यादा रिएक्ट करे, समझ जाओ कि शायद ये वेट एंड अटैक वाला गेम है। तुम्हारा काम है डिफेंसिव होना नहीं, बल्कि कैल्म रहकर बोलना, मुझे बताओ मैं इसे कैसे सुधार सकता हूं। इससे दूसरे इंसान का पूरा गुस्से वाला स्क्रिप्ट फेल हो जाता है, क्योंकि तुमने उम्मीद के मुताबिक रिएक्ट नहीं किया। और उस ड्रामा ट्रायंगल से बाहर निकलने का तरीका भी उतना ही सिंपल है, बस करना मुश्किल है। अगली बार जब कोई तुम्हें बार बार रेस्क्यू करने के लिए बुलाए, आधी रात को, हर छोटी प्रॉब्लम के लिए एक लाइन याद रखना, मैं तुम्हारे साथ हूं, लेकिन यह डिसीजन तुम्हें खुद लेना होगा। इतना बोलते ही तुम रेस्क्यूअर के रोल से बाहर आ जाते हो और सामने वाले को उसकी अपनी जिम्मेदारी वापस मिल जाती है। शुरू में यह अजीब लगेगा, गिल्ट भी फील होगा, लेकिन यही असली केयरिंग है। किसी को क्रच बनकर नहीं, बल्कि उसकी अपनी ताकत पर भरोसा करके सपोर्ट करना। अब एक स्टोरी बताता हूं जो शायद तुम्हें सबसे ज्यादा रिलेट करेगी। एक लड़का था, नाम विवेक, उम्र 23 साल, दिल्ली में जॉब करता था। उसकी हर रिलेशनशिप 6 महीने में खत्म हो जाती थी। पैटर्न हमेशा सेम। शुरुआत में सब अच्छा, फिर विवेक थोड़ा दूर होने लगता, पार्टनर इनसिक्योर फील करती, फाइट्स शुरू होती और आखिर में ब्रेकअप। विवेक हर बार सोचता, मेरी किस्मत ही खराब है, मुझे सही पार्टनर नहीं मिलता। फिर एक दिन उसने ये किताब पढ़ी और उसे समझ आया, वो खुद वुडन लेग गेम खेल रहा था। बचपन में उसके पेरेंट्स का डिवोर्स हुआ था और उसने अनकॉन्शियसली ये बिलीफ बना लिया था कि क्लोजनेस मतलब पेन। तो हर बार जब कोई रिश्ता गहरा होने लगता, वो खुद ही दूर हटने लगता ताकि पेन से पहले बच सके। ये उसका पैटर्न था, उसकी चॉइस नहीं, किस्मत नहीं। और जिस दिन उसने ये पैटर्न पहचाना, उस दिन से उसने कॉन्शियसली काम करना शुरू किया। हर बार जब वो दूर हटने का उर्ज फील करता, वो खुद से पूछता, क्या ये रियल प्रॉब्लम है या मेरा पुराना डर बोल रहा है? और धीरे धीरे उसका पैटर्न बदलने लगा। 6 महीने बाद विवेक की एक नई रिलेशनशिप शुरू हुई। इस बार जब उसे वही पुराना उर्ज महसूस हुआ, दूर हटने का, उसने अपनी पार्टनर से खुलकर बात की। मुझे कभी कभी लगता है मैं दूर होने लगता हूं, लेकिन ये तुम्हारी वजह से नहीं है, ये मेरा पुराना पैटर्न है। अगर मैं ऐसा करूं